नौकरी देके आप सारे युवाओं के रोज़गार की समस्या को नहीं सुलझा सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नौकरी में आप कुछ डोमिसाइल नीति आप वहाँ पे बनाइए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बाकी जो युवा हैं उनके लिए छोटे रोज़गार की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप यहाँ पे लघु उद्योग लगाएं, चाहे आप यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं। आप पटना के चिकित्सा व्यवस्था को देख रहे हैं, पीएमसीएच की कहानी आपको पता हो गई है। आप मुझे बताइए कि बिहार के कौन से ज़िले के सरकारी अस्पताल में आप अपने परिवार का इलाज कराना चाहेंगे? आप मुझे क्या 60 बिहार में ऐसे कॉलेज की लिस्ट बता सकते हैं जिसमें बिहार के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वो रोज़गार के लायक बने? 60 ऐसा कॉलेज। अभी नीट का रिज़ल्ट आया था, पूरे भारत में 1 से लेकर 100 तक के रैंक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं। ये दोनों जो आपके राजनीतिक गठबंधन हैं, इनके पास वादे तो हैं, पर वादों को पूरा करने का कोई रोड मैप दोनों में से किसी पार्टी ने नहीं दिया। आप स्कूल में जाइए, जाके देखिए, वहाँ पर जो भर्ती होने वाले हैं उसमें 60 से 65% जो भर्तियाँ हैं वो पड़ोसी राज्य के युवाओं की हो रही है। हमको पड़ोसी राज्य के युवाओं से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जब बिहार का युवक बेरोजगार है, बिहार का युवा भूखा है, तो बिहार की नौकरियों पे सबसे पहला हक तो बिहार के युवाओं का होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हमारी उपस्थिति जन स्वराज के कार्यालय में है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु। सीधे हम जुड़ते हैं इनसे और अभी जो चुनावी हलचल बिहार में चल रही है उस संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या इनका सोचना है, क्या एजेंडा है, बिहार के चुनाव को वो कैसे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। नमस्कार प्रकाश जी। विशेष तौर पर सर अभी हम बात करेंगे आपसे बिहार चुनाव के संबंध में, जिसका चुनावी बिगुल लगभग बजने वाली है। क्या तैयारियां हैं सर आपकी अभी? देखिए, जनसुराज की जो चुनावी तैयारी है वो आज से नहीं, वो तो पिछले 2-3 सालों से हम जनता तक जा रहे हैं। हमारी तैयारी का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है बिहार की जनता की समस्याएं और बिहार के लोगों के मुद्दे। कोई पार्टी आती है, वो कभी जाति के नाम पे आपसे वोट मांगती है, कभी आपसे धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। हम कहते हैं कि अगर बिहार की व्यवस्था को बदलना है तो आपको बिहार के लोगों के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो शिक्षा, रोज़गार और पलायन को रोकने की बात है, इन मुद्दों के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी। इन मुद्दों के साथ आपको जनता में जाना पड़ेगा और इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपको जो अभी की सरकार है उसको घेरना भी पड़ेगा। सर एक बात हमको बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो रोजगार, पलायन और अशिक्षा या शिक्षा की बात करें उस पर बात नहीं करती है? बिल्कुल ठीक आपने कहा, पर ये बताइए कि पिछले 30-35 सालों से जो 2 गठबंधन यहाँ पर सत्ता में हैं, अगर वही ये बात करें कि हम शिक्षा की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, तो बिहार में शिक्षा और रोज़गार के फेलियर की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं के ऊपर है। जब पिछले 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है और वो पूरी तरह से फेल हो गई, तभी तो जाकर आज बिहार इतने बदहाल स्थिति में है। और वही आके कहते हैं कि हम जो है शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। भाई पिछले 20 साल से आप क्या कर रहे थे? आपने बिहार को मज़दूरों की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया। आपके गठबंधन के माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, और बिहार में आके कहते हैं कि हम यहाँ से आपको ट्रेन चला दे रहे हैं जिसमें बिहार के श्रमिक परिवारों को सहूलियत मिलेगी। भाई मतलब भारत के प्रधानमंत्री की नज़र में बिहार क्या सिर्फ श्रमिक परिवारों का राज्य भर बन के रह गया है? अभी जो चुनावी वर्ष है 2025, उसमें हमारे प्रधानमंत्री 5 बार आ चुके हैं, 4 या 5 बार आ चुके हैं। ठीक है, कितने सभाओं में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। बिहार में रोज़गार की बात के ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? और आप जब अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं तो कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे। अरे भाई, रोकेंगे कैसे? आपने बिहार को सिर्फ मज़दूरों का एक राज्य बना के रख दिया है। यहाँ पे जितने रोज़गार के साधन हैं, अच्छा ये कहते हैं कि हम लोगों को इतनी लाख नौकरियाँ दे देंगे। पहली बात तो ये कि अगर आप सरकारी नौकरियों की गिनती करें तो चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक आप सारी नौकरियों को गिन लेंगे तो वो आपको मुश्किल से बिहार की पूरी जनसंख्या का 2% है। 15 से 45 साल के जो युवा हैं उनकी जो जनसंख्या है बिहार में, बिहार की कुल जनसंख्या का 38% है। तो अगर आपने सबको दे दिया, जगह दोबारा भी दे दिया, तब भी 36% आप नहीं दे पाएंगे। आप एक तो सरकारी नौकरी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरा, आप सरकारी नौकरी में जाके देखिए किन की भर्तियाँ हो रही हैं।
आप स्कूल में जाइए, जाके देखिए, वहाँ पर जो भर्ती होने वाले हैं उसमें 60 से 65% जो भर्तियाँ हैं वो पड़ोसी राज्य के युवाओं की हो रही है। हमको पड़ोसी राज्य के युवाओं से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि जब बिहार का युवक बेरोजगार है, बिहार का युवा भूखा है, तो बिहार की नौकरियों पे सबसे पहला हक तो बिहार के युवाओं का होना चाहिए। तो जनसुराज एक मजबूत डोमिसाइल नीति की भी मांग करता है, ठीक है ना। तो अगर ये पार्टियां आके कहती हैं कि हम शिक्षा और रोज़गार को ठीक करेंगे, तो अभी तक क्या कर रहे थे। सर, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आप स्थानीयता की बात करते हैं और यही बात जब महाराष्ट्र में होती है तब आप उसका विरोध करते हैं, और अभी जब बिहार की बात होती है तो वहाँ आप बात करते हैं कि हम डोमिसाइल लगाएंगे, यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यही बात जब बिहारियों के साथ महाराष्ट्र में होते हैं या अन्य कई राज्यों में, तमिलनाडु में होती है, तो वहाँ पर आप इसका विरोध करते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता आपकी क्या दिखाता है? देखिए, आपने दोनों स्थितियों को बराबर करके आंकला है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन की बात होती है तो हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं कि वो महाराष्ट्र के लोगों को अपनी एक कुछ वहाँ पे एडवांटेज दे। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से सभी युवाओं को रोजगार दे दिया गया है, इसलिए वहाँ बिहारी लोग यदि काम करने जाते हैं या कोई अन्य राज्यों को लोग काम करने जाते हैं तो उसको आसानी से वहाँ रोजगार दिया जा सकता है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मुद्दा वहाँ की बोली पे है कि भाई अगर बिहार का व्यक्ति भी वहाँ पे रोज़गार कर रहा है तो उसको महाराष्ट्रियन बोलना पड़ेगा। ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई बिहार के लोग यहाँ से चले जाएं। भाषा के ऊपर वहाँ पे उनका है कि भाई आप अगर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। ऐसे ही तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमने ये तो नहीं कहा कि भाई किसी और राज्य के लोगों को यहाँ पर काम करने का अधिकार नहीं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोज़गार में उचित स्थान मिले, उसके लिए एक डोमिसाइल नीति बने। भाई डोमिसाइल नीति तो बिहार भारत के दूसरे राज्यों में भी है, उसमें हमारी क्या गलत मांग है, ठीक है। इसमें कानूनी दाव पेंच भी हो सकता है। शायद डोमिसाइल की नीति बनाना इतनी आसान नहीं। बहुत सारे राज्य जो है इस अस्तित्व को लेकर काफ़ी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जहाँ पर पूर्ण रूप से, जैसा कि आप बात करें 100% स्थानीय नीति या सिर्फ एक ही राज्य के युवाओं के लिए पूरी सीट को रिजर्व कर देना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। मैंने ये नहीं कहा। डोमिसाइल की जब नीति बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस राज्य के युवाओं के लिए कुछ बड़ा भाग जो है रिजर्व रखते हैं। कितना होना चाहिए आपके अनुसार? क्या होना चाहिए स्थानीय नीति? कम से कम 60 से 70%। भाई मैं 50% की तो बात नहीं करूँगा, कम से कम 60 से 70% बिहार के युवाओं का स्थान होना चाहिए। बाकी आप 30% पे बाकी लोगों को भी रखिए। और जिस कानूनी पेच की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या भारत के कुछ और राज्यों में डोमिसाइल नीति है कि नहीं है? वहाँ पर भी है। और जैसे हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि बंगाल में भी इसी तरह का स्थानीय नीति है, जहाँ पर 90% जो बहाली है वो वहाँ स्थानीय होती है, लेकिन 10% की बहाली जो है बाहर लोगों के लिए। बिल्कुल है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार में अगर आप युवाओं को नौकरी देना चाह रहे हैं, पहली बात तो कि सिर्फ नौकरी दे के आप सारे युवाओं के रोज़गार की समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नौकरी में आप कुछ डोमिसाइल नीति आप वहाँ पे बनाइए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बाकी जो युवा हैं उनके लिए छोटे रोज़गार की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप यहाँ पे लघु उद्योग लगाएं, चाहे आप यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं, उसमें बिहार के युवक काम करेंगे। सरकार चाहे केंद्र की हो, ये यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बिहार का युवक यहाँ की इंडस्ट्री में काम करेगा तो गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। तो मुझे तो लगता है कि ये बिहारियों को विकास के सबसे निचले पायदान पर रखने की एक साजिश भी है कि बिहार अगर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो फिर बाकी राज्यों के, सूरत में जो 5 लाख, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 5 लाख बिहारी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सर, आप भी शिक्षित हैं, आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए उसकी भौगोलिक परिस्थिति पहला, दूसरा वहाँ जो रॉ मटेरियल एबिलिटी होती है वो सबसे बड़ा विकल्प होता है। तो यहाँ नहीं लगने का कारण खास करके यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। इसको आप दरकिनार करते हुए केवल एक राजनीतिक मुद्दा रोज़गार से जोड़ के इसको देख रहे हैं, तो इसको क्या हम आकलन कर सकते हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बिहार में चीनी मिल थे, भौगोलिक स्थिति से वो नहीं जो मेरी बात सुनिए। आप जिस भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, आप बिहार में धान उगाते हैं और आप जाके उसका एक्सपोर्ट और बाकी दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता था, आप यहाँ पर आपने मखाना के नाम पे मखाना बोर्ड दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और उसके हिसाब से आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते।
मेरा ये कहना है कि आप अगर यहाँ पर बड़े उद्योग नहीं लगा सकते तो छोटे उद्योग तो लगा सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ के युवाओं को आप छोटे रोजगार के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। मोटे तौर पर सर हम कह सकते हैं, जिस रोजगार की आप बात किए, कि यहाँ पर जो है खेती से संबंधित उद्योग ही लगाए जा सकते हैं, जिस प्रकार की रॉ मटेरियल की उपलब्धता यहाँ पर है। देखिए, जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सर्विस सेक्टर को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? भाई, सिंगापुर में कौन सी फैक्ट्री है? नहीं है ना। लेकिन वहाँ पे क्या लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा? मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर सर्विस सेक्टर बढ़ा हुआ है। तो रोज़गार का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने नहीं होते हैं। आप वहाँ पे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं आप उनको बढ़ाइए। बिहार में सर्विस सेक्टर को बढ़ाने का कितना बड़ा स्कोप है, आप वो बढ़ा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर काम नहीं करना चाह रहे। तो क्या इसका मुख्य केवल एजेंडा है केंद्र सरकार यहाँ लगाना नहीं चाहती? मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से जिस विश्वास के साथ हमने उनको सत्ता में दिया वो उस पर पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। या तो 20 साल से सर नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर है, जिसको बिहार में सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती थी। आज के दौर में जो परिवर्तन दिख रहा है उनके कार्यकाल में, या यूँ कहें जैसे कि आपके जो पार्टी सुप्रीमो पीके जी हैं, उनका भी रहता है ये कि अभी जो है ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी हो गई नीतीश सरकार पर। तो ऐसा आपको महसूस होता है? देखिए, ऐसा है कि सुशासन बाबू का टैगलाइन चाहे जिसने भी दिया हो उनको, हमने जंगल राज को बदलने के लिए एक नई उम्मीद के साथ नीतीश बाबू को सत्ता में काबिज कराया। शुरुआत के कुछ समय लगा कि वो काम हमारे लिए कर रहा है, पर जिस विजन के साथ, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ हम वहाँ गए थे, चाहे वो सामाजिक समता की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंटल गोल्स की बात हो। आप देखिए कि आपने पटना में जाके देख लिया कि आपको डबल डेकर सड़क मिल रही है, आपको मॉल्स दिख रहे हैं। आप पटना के ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए ना, पटना के ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, आप बाकी छोड़ दीजिए। आप पटना के चिकित्सा व्यवस्था को देख रहे हैं, पीएमसीएच की कहानी आपको पता हो गई है। आप मुझे बताइए कि बिहार के कौन से ज़िले के सरकारी अस्पताल में आप अपने परिवार का इलाज कराना चाहेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए। अगर ये हमारा फेलियर नहीं है तो किसका फेलियर है? आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा ज़िले का सरकारी अस्पताल है जिसके बगल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है और लोग उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, वहाँ का मैनेजमेंट ख़राब है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है। आप शिक्षा की बात करते हैं, 60,000 करोड़ आपके शिक्षा का बजट है ना? आप मुझे क्या 60 बिहार में ऐसे कॉलेज की लिस्ट बता सकते हैं जिसमें बिहार के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वो रोज़गार के लायक बने? 60 ऐसा कॉलेज, 60,000 करोड़ का हमारा शिक्षा बजट है। आप क्या मुझे 60 ऐसे स्कूल का लिस्ट बता सकते हैं जिसमें आपके बच्चे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, अगर आपको मौका दिया जाए तो, प्राइवेट स्कूल को छोड़कर? एक टाइम था, मैं भी जिला स्कूल मुजफ्फरपुर का पढ़ा हुआ हूँ। लोग यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज में जाने के लिए मार करते थे कि भाई वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, वहाँ पे लोगों की लाइन लगा करती थी। आज जाके देखिए वहाँ पर क्या स्थिति है। तो आप, अभी नीट का रिज़ल्ट आया था, पूरे भारत में 1 से लेके 100 तक के रैंक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं है, एक भी बिहार का बच्चा नहीं है। ये बताता है कि हमने अपने स्कूली शिक्षा को कितना निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही लेंगे ना जो यहाँ पर सत्ता में काबिज थे। आप नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम पलायन को बंद कर देंगे, हम डोमिसाइल नीति बंद कर देंगे। भाई, जब उनको उप मुख्यमंत्री का लालच था और 17 महीने के लिए जब वो सत्ता में आए नीतीश बाबू के साथ, तो तब उन्होंने कौन सी नीतियाँ लागू कराई? तब उन्होंने कौन से डोमिसाइल नीति को यहाँ पे लागू करा? तो जो लोग, जिन लोगों को यहाँ पर सत्ता में काबिज होने का मौका दिया गया, अगर वो लोग उसी अपने झूठे वादे के ऊपर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो ठगने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये दोनों जो आपके राजनीतिक गठबंधन है, इनके पास वादे तो हैं, पर वादों को पूरा करने का कोई रोड मैप दोनों में से किसी पार्टी ने नहीं दिया। आप मुझे बता दीजिए। एक रोड मैप की हम बात कर रहे हैं सर, जैसा कि आपने बात किया सामाजिक समरसता की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पेंशन है, नीतीश सरकार अभी जो है उसको बदलाव में लाया और 1100 के लमसम अमाउंट में जो है किया। आपको नहीं दिखता है कि ये बदलाव है अभी? और सामाजिक बीच कह रहे हैं कि भाई 400 रुपये पूरे देश में शायद सबसे कम वृद्धावस्था पेंशन है। इसको हमने कहा कि हम कम से कम 2000 रुपये करेंगे अगर हम सत्ता में आए तो।
अब जब चुनाव से 3 महीने पहले का समय है तो आपने उसको आंशिक रूप से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया। ये आपको साफ साफ नहीं लगता कि ये सिर्फ जनता को प्रलोभन देने का काम है? पहली बात। दूसरी बात, जो आप बिजली मुफ्त करने की बात करते हैं, भाई आपके मुख्यमंत्री जी अपने ही बयान से, अपने ही स्टैंड से कितनी बार पलटेंगे आप मुझे बताइए। सदन में खड़े होकर उन्होंने ये कहा है कि भाई लोगों को मुफ्त बिजली नहीं देनी चाहिए, लोगों को सस्ती बिजली देनी चाहिए। अब जब चुनाव आ रहा है तो आप मुफ्त बिजली भी बांट रहे हैं, और मुफ्त बिजली किसके लिए है? भाई कोई जदयू अपने पार्टी फंड से तो उस मुफ्त बिजली का सब्सिडी नहीं दे रही है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा पैसा राजस्व का, हम ही को आप कह रहे हैं कि हम तुमको मुफ्त में दे रहे हैं और आप उसको राजनीतिक रूप से भजा रहे हैं। अब ये बताइए कि आपने वो मुफ्त बिजली दी है, उससे क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? उससे क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? ये तो सिर्फ राजस्व के ऊपर एडिशनल कॉस्ट है, राजस्व के ऊपर तकरीबन 2000 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट है। आपकी सरकार आएगी तो बिजली बिल मुफ्त आप नहीं करेंगे? जन स्वराज किसी भी ऐसे फ्री बीज के खिलाफ है जिससे सामाजिक विकास को कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता है, जैसे बिजली बिल मुफ्त में देना। इसी लेकिन एक बड़ी बात सर आपसे हम जिक्र करना चाहेंगे कि हालिया समीकरण में जहाँ भी देखते हैं, झारखंड की बात हो या फिर बंगाल की बात हो, वहाँ पर मुख्य एजेंडा जो रहा वो यही मुफ्त की रेवड़ियाँ जो है, खास करके अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में आप देख सकते हैं, ये राजनीति का एक पॉलिटिकल स्टंट रहता है, चुनाव जीतने का सबसे सस्ता और सरल तरीका भी होता है, इसको आप फॉलो नहीं करेंगे? देखिए, ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाली बात है, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ किन के पैसों से आती है ये आपको देखना चाहिए। ये बिल्कुल टैक्स पेयर के पैसे से होती है। बिल्कुल, ये टैक्स पेयर के पैसे से होती हैं, और टैक्स पेयर को मूलभूत रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। टैक्स पेयर को चाहिए कि भाई समाज, टैक्स पेयर के पैसे से समाज की जो सबसे मूल समस्या है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोज़गार की व्यवस्था हो, चाहे वो पलायन को रोकने की व्यवस्था हो, उसके दिशा में काम होना चाहिए। आपके पास वो काम करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव अक्यूमेंट नहीं रह गया है, तो अब आप क्या करेंगे? लोगों को फुसलाने के लिए, अरे ले लो भाई हम तुम्हारे लिए ये फ्री कर देते हैं, ये फ्री कर देते हैं। जन स्वराज ऐसी किसी भी पॉलिसी के खिलाफ है।